इक्वेशन से, वैन डर वाल्स इक्वेशन। देखो जैसे कि आइडियल गैस के लिए कौन सी इक्वेशन होती है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी इक्वेशन होती है ना, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी किसके लिए होती है, दिस इक्वेशन इज फॉर आइडियल गैस, ये आइडियल गैस के लिए होती है। उसी तरह से वैन डर वाल की भी इक्वेशन, मतलब कि रियल गैस की भी एक इक्वेशन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, वैन डर वाल्स इक्वेशन कहते हैं, वैन डर वाल्स इक्वेशन। ठीक है, रियल गैस की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, वैन डर वाल्स इक्वेशन कहते हैं। तो अब हम ये स्टडी करते हैं। देखो वैन डर वाल्स इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है किसके लिए, रियल गैस के लिए। ठीक है, रियल गैस के लिए वैन डर वाल्स इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये क्या बताती है, रियल गैस का बिहेवियर बताती है, रियल गैस का बिहेवियर बताती है कौन, वैन डर वाल इक्वेशन। ठीक है, रियल गैस बिहेवियर। अब क्या होता है, किसने दी थी, इट वाज गिवन बाय जेडी वैन डर वाल्स ने दी थी। जेडी वैन डर वाल वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने वैन डर वाल्स इक्वेशन दी थी। ठीक है, हमने स्टडी किया था कि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी जो इक्वेशन होती है वो किसकी होती है, आइडियल गैस की इक्वेशन होती है। ठीक है, ये आइडियल गैस की इक्वेशन होती है। अब जब हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिस्कस की थी, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर हमने देखा था कि दो पोस्टुलेट्स ऐसे थे जो कि रॉन्ग थे। पहले तो कौन सा पोस्टुलेट था, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। जो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वाला पोस्टुलेट था वो गलत प्रूव हुआ था। ठीक है, और दूसरा पोस्टुलेट क्या था, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पोस्टुलेट था, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसका अब देखो डिस्कस करते हैं सबसे पहले इन दोनों के बारे में। केटीजी के बहुत सारे पोस्टुलेट्स हमने डिस्कस किए थे जिसके अंदर दो पोस्टुलेट्स गलत थे, है ना, ये दोनों पोस्टुलेट्स गलत थे। ये किसके ऊपर वैलिड नहीं हो रहे थे, रियल गैस के ऊपर वैलिड नहीं हो रहे थे। एक कंडीशन हमने स्टडी की थी तभी ये रियल गैस के ऊपर वैलिड होते हैं। ठीक है, देखो अब हम इनके बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले इसके अंदर था वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसके अंदर था कि आइडियल गैस ऐसी होती है, आइडियल गैस के अंदर सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था केटीजी के अकॉर्डिंग, कि जो गैस होती है वो पॉइंट मास कंसीडर्ड होती है, मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, पॉइंट मास की तरह होते हैं। पॉइंट मास मतलब कि बहुत ही ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं गैस के। पहला पोस्टुलेट अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है, नोट्स बनाए हो, तो आप सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट ये था कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल पॉइंट मास के होते हैं। पॉइंट मास का मतलब क्या है कि नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। वो कैसी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। इसलिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस से जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, हमने लिखा था ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स नेग्लिजिबल होती है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, ये था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग कि आइडियल गैस के अंदर क्या होता है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि वो नेग्लिजिबल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब कि क्या, जो पार्टिकल्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, मतलब उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू जो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस एक्वायर करती है। ठीक है, ये तो था आइडियल गैस के केस में, दिस इज फॉर आइडियल गैस। पर अगर हम रियल गैस के केस में देखते हैं तो रियल गैस के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो पॉइंट मास नहीं होते, वो थोड़े हार्ड स्फीयर्स की तरह होते हैं। ठीक है, हार्ड स्फीयर्स की तरह होते हैं तो ऑफ कोर्स वो नेग्लिजिबल वॉल्यूम तो कंडक्ट करेंगे नहीं। ठीक है, वो नेग्लिजिबल वॉल्यूम तो यहाँ पर होगी नहीं, पर यहाँ पे तो इसलिए यहाँ पे क्या था कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। मतलब ये इनकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होती है, इस वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। पर इस आइडियल गैस के केस में तो इस वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट कर सकते थे, पर रियल गैस के केस में जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं, जिस वजह से उनकी वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। ये किसके केस में था, ये रियल गैस के केस में था। ठीक है, तो यहां से फर्स्ट पोस्टुलेट गलत हो गया था। अब अगर आप इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखोगे तो हमने वैसे तो स्टडी किया हुआ है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए जैसे आइडियल गैस ने यूं कहा था कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता मॉलिक्यूल ये पार्टिकल्स के बीच में, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो गैस लिक्विफाई क्यों होती है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट क्यों होती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, गैस के पार्टिकल्स तो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं,
और लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स तो पास पास होते हैं। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं हुआ तो गैस लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होगी? तो ये एक जो पोस्टुलेट था आपका वो गलत था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब आइडियल गैस के अकॉर्डिंग जो दो ये पोस्टुलेट्स थे वो रॉन्ग साबित हुए थे, जो ये एजम्पशंस थे वो रॉन्ग थे, तो इनके अंदर कुछ करेक्शंस करनी थी, ठीक है। तो इस करेक्शन के बाद जो भी करेक्शन की, उस करेक्शन को करने के बाद वंडरवॉल्स इक्वेशन आई, वंडरवॉल इक्वेशन आई, ठीक है। वो करेक्शन अभी हम देखेंगे। इस वंडरवॉल इक्वेशन होती क्या है, P प्लस में an² डिवाइड बाय में v² इनटू में v माइनस में nb इज इक्वल्स टू nRT। ये क्या होती है, वंडरवॉल्स इक्वेशन होती है, जहां पे a एंड b क्या होते हैं, वंडरवॉल्स कांस्टेंट। ये क्या होते हैं, वंडरवॉल्स कांस्टेंट होते हैं। a एंड b आर द वंडरवॉल कांस्टेंट, और जो n है वो क्या है, मोल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। अगर ये क्या है, ये तो n मोल्स के लिए है, n मोल्स ऑफ गैस के लिए। अगर 1 मोल ऑफ गैस के लिए निकालोगे तो ये n जो है कैंसिल हो जाएगा। अब ये इक्वेशन किसके लिए होगी, ये 1 मोल ऑफ गैस के लिए होगी, और अगर आप यहाँ पे ये n पुट कर दोगे तो ये किसके लिए होगी, n मोल्स ऑफ गैस के लिए होगी, ठीक है। तो ये क्या होती है, वंडरवॉल्स इक्वेशन होती है। अब हम डेरिवेशन स्टडी करते हैं वंडरवॉल्स इक्वेशन की। ऑल्दो डेरिवेशन आपको लर्न करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ वंडरवॉल इक्वेशन को लर्न रखोगे क्योंकि इसी के बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, पर समझ लेते हैं कि कैसे आई। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ वंडरवॉल्स इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ वंडरवॉल्स इक्वेशन, देखो अभी हमने स्टडी किया कि दो पोस्टुलेट्स जो थे वो गलत थे, तो उनके अंदर कुछ करेक्शन करनी थी। तो सबसे पहले करेक्शन हम करते हैं वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है। वॉल्यूम के अंदर कैसे करेक्शन हुई थी, देखो अभी हमने स्टडी किया कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, एज कंपेयर्ड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स नेग्लिजिबल नहीं होती है। क्या आप, अगर आपके पास एक बीकर दिया और इसके अंदर इतने पार्टिकल है, तो क्या आप इन मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को नेग्लिजिबल कंसीडर करोगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पर हाँ, अगर आपके पास ये बीकर और इसके अंदर इतने छोटे छोटे पार्टिकल है तो आप इस वॉल्यूम को नेग्लिजिबल करने का सोच सकते हो, ठीक है। तो रियल गैस के अकॉर्डिंग क्या होता है, रियल गैस के अकॉर्डिंग तो पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है, हार्ड स्फीयर्स के तरह प्रेजेंट होते हैं वो, इस वजह से उनकी वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। मतलब कि अब ये जो पार्टिकल्स है ना, अब जैसे ये है सपोज, इसके अंदर तो जो फ्री स्पेस था वो इतना स्पेस था, ठीक है, इतना स्पेस था ना। अगर ये नेग्लिजिबल, अगर आइडियल गैस के केस में देखेंगे तो आइडियल गैस के तो पार्टिकल्स इतने छोटे से हैं, तो गैस कहाँ मूव कर सकती है, गैस के पास यही स्पेस रहता है जिसके अंदर वो मूव कर सकती है, ठीक है। मतलब कि मॉलिक्यूल्स का जो स्पेस है, मींस मॉलिक्यूल्स के पास, मॉलिक्यूल्स हैव, अब उनके पास स्पेस कितना रह गया, कम रह गया या फिर ज्यादा रह गया? अब कम रह गया या ज्यादा रह गया? देखो अभी हम देखते हैं, वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स के पास जो है, मॉलिक्यूल्स फ्री नहीं है, आर नॉट फ्री टू मूव इन एंटायर वॉल्यूम, इन वॉल्यूम V। मतलब अगर आपने कोई भी वॉल्यूम V ले रखी है ना, सपोज V, इस पूरे बॉक्स की वॉल्यूम V है, तो ये इस मतलब पूरे उसमें नहीं घूम सकते, एक पर्टिकुलर वो होता है जिसके अंदर, इसी वॉल्यूम के अंदर गैस पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि मॉलिक्यूल्स फ्री नहीं है कि वो पूरी वॉल्यूम के अंदर वो नहीं घूम सकते। इसका मतलब आपकी जो ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम है वो ग्रेटर है, देयरफॉर जो ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू फ्री वॉल्यूम, ठीक है, ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स। ऑक्यूपाइड में देखो, जो ऐसे देखो, ठीक है। इसलिए जो मतलब ऑब्जर्व वॉल्यूम है वो ज्यादा एज कंपेयर टू द फ्री वॉल्यूम जो अवेलेबल है गैस मॉलिक्यूल्स के लिए, ऐसे लिखो अवेलेबल टू गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब कि जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वॉल्यूम वो ज्यादा एज कंपेयर टू द फ्री वॉल्यूम, तो कम ही है ना, ठीक है। जैसे सपोज ये बॉक्स है, इसके अंदर अब ऑब्जर्व तो पूरी की पूरी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब आप तो सोचोगे कि पूरी वी के अंदर, पूरे वॉल्यूम वी के अंदर घूम सकते हैं, पर इस स्पेस तो इतना ही है, तो इसलिए ऑब्जर्व वॉल्यूम ज्यादा एज कंपेयर टू फ्री वॉल्यूम।
इसका क्या मतलब है कि ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस, मतलब कि जो आपका ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम है वो ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू वी आई। वी आई क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखो, अगर मेरे को ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम को इक्वल बनाना है वी आई की, ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम बड़ी है तो सपोज इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 5 है, तो अगर मुझे इसकी वैल्यू को इसमें इसके इक्वल करना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा ना, ठीक है। अगर सपोज इसकी वैल्यू 10 है और इसको मेरे को 5 के, तो अगर हम 5 माइनस करेंगे तभी तो ये 5 के इक्वल आएगा, है ना। तो इसलिए ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम को हमने इसलिए कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम में से, तभी हम वी आई के इक्वल आ सकते हैं। तो अब हम यही देखते हैं कि हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, अगर हम v लेट करते हैं, लेट v बी द एक्चुअल वॉल्यूम, लेट v बी एक्चुअल वॉल्यूम occupied by 1 mole of gas, 1 mole of gaseous molecules। अगर v जो है वो एक्चुअल वॉल्यूम है, v इज द एक्चुअल वॉल्यूम occupied by 1 mole of gas molecules, ठीक है। तो हमें पता है जो गैस मोलिक्यूल्स होते हैं वो कांस्टेंट मोशन के अंदर होते हैं। गैस मोलिक्यूल्स हमेशा कांस्टेंट मोशन के अंदर रहते हैं, है ना, दे आर ऑलवेज इन कांस्टेंट रैंडम मोशन के अंदर होते हैं। देयरफॉर जो इफेक्टिव वॉल्यूम होगी, इफेक्टिव वॉल्यूम जो होगी, देयरफॉर इफेक्टिव वॉल्यूम, अभी इफेक्टिव वॉल्यूम क्या है अभी हम स्टडी करेंगे। देखो इफेक्टिव वॉल्यूम किसके इक्वल होगी, वो होगी इज इक्वल्स टू 4v के इक्वल। अब ये 4v कैसे आया, इफेक्टिव वॉल्यूम क्या होती है अभी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। इसका प्रूफ भी मिलेगा आपको कि 4 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया है, ठीक है। तो इफेक्टिव वॉल्यूम जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 4v के इक्वल हो जाएगी। ये इफेक्टिव वॉल्यूम किसकी है, दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसलिए जो आपकी इफेक्टिव वॉल्यूम होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 4v के इक्वल हो जाएगी। अभी इफेक्टिव वॉल्यूम क्या होती है, इफेक्टिव वॉल्यूम जो होती है, इफेक्टिव वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बी, इफेक्टिव वॉल्यूम बी के इक्वल होती है। आपने अभी देखा था ना वन डर वाल इक्वेशन, p प्लस में an स्क्वायर बाय में p प्लस में an स्क्वायर डिवाइड बाय में v स्क्वायर इनटू में v माइनस nb इज इक्वल्स टू nRT, है ना। तो ये b जो होती है यहाँ पे, b क्या होती है, दिस इज द इफेक्टिव वॉल्यूम। तो इसलिए अब इफेक्टिव वॉल्यूम 4v के इक्वल है, तो b भी किसके इक्वल हो जाएगा, 4v के इक्वल हो जाएगा, b भी 4v के इक्वल हो जाएगा। ये क्या है, ये वॉल्यूम करेक्शन टर्म होती है फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है। किसके इक्वल होती है, वॉल्यूम करेक्शन टर्म, वॉल्यूम करेक्शन टर्म फॉर 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल ऑफ गैस के लिए ये किसके इक्वल होती है, वॉल्यूम करेक्शन टर्म फॉर 1 मोल ऑफ गैस, मतलब कि 1 मोल ऑफ गैस के लिए ये वॉल्यूम करेक्शन टर्म थी जो अभी हम स्टडी कर रहे थे ना कि मतलब V ऑब्जर्व में से मैं क्या माइनस करूं कि मेरे को VI के इक्वल आ जाए, तो ये वो वॉल्यूम करेक्शन की टर्म है, ठीक है। अब हम आगे स्टडी करते हैं। अभी तो स्मॉल v था, ठीक है, हमने स्मॉल v को लेट किया था कि एक्चुअल वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। अगर हम कैपिटल V कंसीडर कर ले, कैपिटल V क्या कंसीडर करें, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, मतलब कि 1 मोल ऑफ गैस अगर कैपिटल V वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है तो V करेक्टेड कैसे हो जाएगा, V करेक्टेड जो आपने वॉल्यूम में करेक्शन टर्म निकालनी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, V माइनस में B के इक्वल हो जाएगा, है ना। ये क्या है, V करेक्टेड क्या है यहाँ पे, जो मॉलिक्यूल्स को वॉल्यूम अवेलेबल है, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मॉलिक्यूल्स, बस ठीक है, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मॉलिक्यूल्स फॉर फ्री मूवमेंट, ठीक है। तो ये V करेक्टेड क्या है, ऐसे कह सकते हैं कि वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल फॉर फ्री मूवमेंट, ठीक है। कि अगर सपोज आपका ये था इसके अंदर, तो ये फ्री वो हुई ना जहां पे मॉलिक्यूल्स अपने वॉल्यूम में ट्रैवल कर सकते हैं ना, यहीं पे घूम सकते हैं। तो ये जो V करेक्टेड है वो किसके इक्वल है, V माइनस में B के इक्वल है, ठीक है। अब ये तो V माइनस B किसके इक्वल आएगी, तो इसका मतलब क्या है, ये तो सिर्फ और सिर्फ 1 मोल ऑफ गैस के लिए, किसके लिए है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल ऑफ गैस के लिए क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे V 1 मोल ऑफ गैस के लिए किया था, इसलिए ये क्या टर्म आई है, ये 1 मोल ऑफ गैस के लिए आई है। अगर आपको n मोल ऑफ गैस के लिए निकालनी है, अगर आपको n मोल ऑफ गैस के लिए निकालनी है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, n से, NB।
ये क्या हो जाएगा, n मोल ऑफ गैस के लिए बन जाएगी। ठीक है, एक आपको बात ध्यान रखनी है, जो यहाँ पे b टर्म यूज है ना, b वन डे वॉल कांस्टेंट है, उसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या फिर को वॉल्यूम भी कहते हैं उसे। ठीक है, b जो होती है वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहते हैं या फिर को वॉल्यूम ऑफ द गैस भी कहते हैं। अब ठीक है, तो b किसके इक्वल होता है, b इज इक्वल्स टू 4v, जो हम अभी हमने स्टडी किया है। ठीक है, अब ये 4v कैसे आया, b 4v के इक्वल कैसे आता है, ये हम स्टडी करते हैं। देखो, अगर सपोज आपने दो ये मॉलिक्यूल्स लिए हुए, ये एक मॉलिक्यूल ए है, ये बिल्कुल इन दोनों ने अपने आप को ऐसे टच कर रखा है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को टच कर रखा है। ठीक है, बिल्कुल ही क्लोजेस्ट अप्रोच है, इससे ज्यादा ये एक दूसरे के क्लोज नहीं आ सकते। ठीक है, इसकी रेडियस सपोज r है, इसकी रेडियस भी सपोज r है, तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है 4v कैसे आया था, आपको ये बताना है ना 4v कैसे आया था। अब ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर, वो किसके इक्वल होगी, अब आप सोच के बताओ। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर किसके इक्वल होगी, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट्स जो पूरा जो स्फीयर है वो कौन क्या वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बी रिप्रेजेंट कर रहा है। बी क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या फिर को वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखो इससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स तो एक दूसरे के पास आ नहीं सकते, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी। बी क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या फिर को वॉल्यूम। देयरफॉर अगर आपको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कैलकुलेट करनी हो, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ गैस के लिए आपको कैलकुलेट करना हो, इफ यू वांट टू कैलकुलेट एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल पर नहीं, सॉरी पेयर, पर पेयर, क्योंकि यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल लिखने हैं ना, तो पर पेयर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, अगर आपको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो पर पेयर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो कैसे करोगे, 4/3 पाई, यहाँ पे r होता है ना, r होता है, पर इनकी रेडियस तो क्या है, 2r है, r प्लस r इज r प्लस r, ये क्या है 2r है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2r का होल क्यूब। ठीक है, ये पर पेयर ऑफ गैस के लिए है, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये क्या आएगा, 8 इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल आएगा। 8 इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो हमने 8 को बाहर निकाल दिया, 8 इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पर तो हमने दोनों मॉलिक्यूल कंसीडर किया है, इनका पेयर कंसीडर किया है। अगर आपको पर मॉलिक्यूल के बेस पे निकालनी हो, ठीक है, सपोज आपने एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल के लिए निकालनी हो, सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए निकालनी हो, अगर आपको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल के केस में निकालनी हो, तो ये इसको आप डिवाइड बाय 2 कर दोगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 8 इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। 1/2 कर दोगे ना इसका, क्योंकि पेयर के लिए आपने जो भी निकाला था, ठीक है, अभी ये क्या था ना, पेयर के लिए 8 इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको सपोज 1 के लिए निकालनी है तो डिवाइड बाय 2 कर दोगे, पर मॉलिक्यूल के लिए निकालनी है तो, ठीक है, तो 1/2 इंटू 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगी। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल हो जाएगा, ये तो 2 4 कैंसिल हो गया ना ऐसे, 4 इंटू में 4/3 पाई, और ये क्या होता है 4 इंटू में v, ठीक है, ये क्या आता है 4 इंटू में, इंटू का साइन है, ठीक है, 4vm, ऐसे लिख लो डायरेक्ट 4vm। अब ये vm क्या है, यही vm है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, वेयर vm यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, vm इज इक्वल्स टू एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो यहाँ से आपका डिराइव हो गया कि हम ऐसे कह रहे थे ना बार बार, b इज इक्वल्स टू 4v के इक्वल आता है, तो b 4v के इक्वल कैसे आता है ये आपको पता लग गया, ठीक है। यहाँ पे vm क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल लिखो यहाँ पे, वन गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल की। ऑल्दो पूरी डेफिनेशन आपको, सॉरी डेफिनेशन कह रही हूँ, डेरिवेशन लर्न करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ मैं बता दूंगी कि जैसे b इज इक्वल्स टू 4v लर्न रखना है, वंडरवॉल्स इक्वेशन की वो लर्न रखनी है, जो वंडरवॉल इक्वेशन है, ये पूरी डेरिवेशन लर्न रखने की जरूरत नहीं है, पर इट्स फाइन, आपको बताना था तो इट्स आवर ड्यूटी, सो देयरफॉर, ठीक है। तो वॉल्यूम करेक्शन जो है हमने देख लिया कि वॉल्यूम करेक्शन क्या होती है, वॉल्यूम में करेक्शन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज ये एक ऐसा पोस्टुलेट था जो कि रॉन्ग था अकॉर्डिंग टू केटीजी, ठीक है। तो अगर आप एक्सक्लूडेड वॉल्यूम लेते हो, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए लोगे,
तो क्या आएगा एक्सक्लूडेड। देखो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का नाम सुनते ही बस आप बी को वो कर लिया करो कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या है, बी। यहाँ पे को वॉल्यूम लिखा होता तो भी आप कहाँ दिमाग लगाते कि बी के बारे में बात हो रही है। तो अभी आपने बी के बारे में स्टडी की है, बी किसके इक्वल होता है, 4Vm के इक्वल होता है, या सिंपली वी भी लिख सकते हो, ठीक है। बी 4Vm के इक्वल होता है, अभी आपने स्टडी किया। तो आपको 1 मोल के इक्वल निकालनी है। 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 4Vm इंटू में Na हो जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी के। Na क्या है, Na वो होते हैं ना एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.02 × 10⁻23 वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम के अंदर हमने करेक्शन की। तो आइडियल गैस जो इक्वेशन थी उसको मॉडिफाई करके फिर रियल गैस इक्वेशन, ये वैन डर वाल्स इक्वेशन बनाया गया था। अब ये तो चलो हमने वॉल्यूम के अंदर तो करेक्शन कर दी। अब सेकंड पोस्टुलेट के लिए भी करेक्शन करनी थी, तो प्रेशर में करेक्शन करनी पड़ेगी। क्यों, अब आप सोचोगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पोस्टुलेट था कि ऐसे कहा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। तो प्रेशर में करेक्शन क्यों कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में करेक्शन होनी चाहिए। पर आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर किसकी वजह से एक्सर्ट होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स की वजह से ही प्रेशर एक्सर्ट होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आपस में कोलाइड करते हैं, वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं, जिस वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है। तो इनडायरेक्टली जो ये फोर्सेस होते हैं ना, किसको इफेक्ट करते हैं, प्रेशर ऑफ गैस को इफेक्ट करते हैं। इस वजह से हम प्रेशर में करेक्शन करेंगे, ठीक है। अब देखो हम दो केस समझते हैं। दो केस, आपने एक भी कर लिया और आपने यहाँ पे सेकंड भी कर लिया। अब यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, एक बल्क में से मॉलिक्यूल उठा लिया ये। अब इस मॉलिक्यूल को बहुत सारे मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं, ये सारे मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं, और यहाँ पे मैंने एक ये वाला मॉलिक्यूल ले लिया। अब इसको भी बहुत सारे मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं, है ना। देखो अब इस ये जो है इसको ये मॉलिक्यूल पुल कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल भी पुल कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल भी पुल कर रहे हैं, ये भी और ये भी। इस तरीके से इस मॉलिक्यूल पर सारे अट्रैक्शन इक्वली एक्सर्ट हो रहे हैं, सारे मॉलिक्यूल इसको इक्वली एक्सर्ट कर रहे हैं, सारी साइड से अट्रैक्शन मिल रही है। पर यहां पर अट्रैक्शन कहां से मिल रही है, सिर्फ पीछे से मिल रही है। यहां पे अट्रैक्शन सिर्फ यहीं से मिल रही है, ठीक है। पुल्ड बैक बाय, मतलब यहां पे क्या है, पुल्ड हो रहा है बैक बाय मॉलिक्यूल्स इनसाइड, सिर्फ इनसाइड से हो रही है। और यहां पे अट्रैक्ट मॉलिक्यूल, जैसे सपोज इसका नाम मैंने ए दे दिया, ठीक है, ये सपोज ए है, तो मॉलिक्यूल ए इज अट्रैक्टेड इक्वली फ्रॉम ऑल साइड, ठीक है। अब यहां से इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्शन मिल रही है सारी साइड से, इसलिए सारी अट्रैक्शन कैंसिल कर रही है एक दूसरे को। पर यहां पर मॉलिक्यूल को अट्रैक्शन मिल रही है सिर्फ और सिर्फ अंदर से, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स ही प्रेशर जो है, प्रेशर क्या है सॉरी, एक्सर्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द मॉलिक्यूल। देयरफॉर यहां पर एक्सर्ट जो होगा प्रेशर वो कम होगा, देयरफॉर लेस प्रेशर इज एक्सर्टेड, लेस प्रेशर एक्सर्ट होगा ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, यहाँ पे लेस प्रेशर एक्सर्ट होगा। इस वजह से यहाँ पर जो देयरफॉर या इस केस में Pi विल बी ग्रेटर देन P ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे P जो आइडियल होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो P ऑब्जर्व है, ठीक है। क्योंकि Pi क्या होता है, Pi के अकॉर्डिंग Pi का मतलब प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, मतलब कि नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इस वजह से, ठीक है। क्योंकि प्रेशर ऑफ आइडियल गैस के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होता मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसलिए कोई अट्रैक्शन नहीं होती, कोई प्रेशर नहीं एक्सर्ट, मतलब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए जो होगा Pi ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू जो P हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है ये तो इक्वली हो रहा है, पर यहाँ पर मॉलिक्यूल इस फोर्स से जैसे इसमें फोर्स लग रहा है ना, इसमें ज्यादा प्रेशर लग रहा है, और इसके अंदर जो है प्रेशर लो है, क्योंकि उस जो है लेस फोर्स से जो है स्ट्राइक कर रहा है वो वॉल को। क्यों, क्योंकि इसको जो मॉलिक्यूल्स है वो पीछे वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो इसे अपनी तरफ खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए कुछ ना कुछ, अब Pi ज्यादा है P ऑब्जर्व से, इसका मतलब क्या है, मेरे को कुछ ना कुछ P ऑब्जर्व के अंदर मेरे को ऐड करना पड़ेगा, तभी वो Pi की इक्वल आएगा ना। अब यहां देखो, इसको मैं रब करती हूँ, देखो अब यहाँ पे, अब मेरे को Pi और P ऑब्जर्व इक्वल बनाने हैं। Pi और P ऑब्जर्व इक्वल कैसे होंगे, ये बड़ा है, इसका मतलब अगर मैं इसके अंदर कुछ ऐड कर दूंगी तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, तभी आएगा ना इसके इक्वल। तो इसका मतलब P ऑब्जर्व के अंदर मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो P ऑब्जर्व के अंदर अब हम ऐड कर देते हैं
ये स्मॉल पी। ये स्मॉल पी क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द करेक्शन टर्म, यही है प्रेशर करेक्शन टर्म। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर करेक्शन टर्म कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने पीआई के अंदर ही ऐड कर दिया। अब देखते हैं, देखो अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ टॉपिक की, बस पीआई के अंदर पी ऐड कर दिया। देखो जो प्रेशर होता है वो दो चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। जो ये आपका स्मॉल पी है, एक तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन बल्क ऑफ गैस। एक तो प्रेशर, जो प्रेशर होता है वो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन बल्क ऑफ गैस इसके इक्वल होता है। और एक डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शन होता है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग द वॉल, जो वॉल को स्ट्राइक कर रहे हैं, स्ट्राइकिंग द वॉल पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। ठीक है, जो आपका स्मॉल पी है, एक तो वो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन बल्क ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, और एक किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग द वॉल पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इससे, अब देखो P इस कैसे प्रोपोर्शन हो जाएगा? वो N डिवाइड बाय में V के और N डिवाइड बाय में V के, इसका मतलब भी ये होगा, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर डिवाइड बाय में V स्क्वायर। मतलब ऐसे लिख सकती हूँ N बाय V का होल स्क्वायर, N बाय V का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है ना ये। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वालिटी में कन्वर्ट करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? A। ये क्या होती है? ये आपकी प्रेशर करेक्शन टर्म है। दिस इज द प्रेशर करेक्शन टर्म। ठीक है, तो इस वजह से जो ये हो जाता है ना आपका पीआई, वो किसके इक्वल हो जाता है? P प्लस में AN स्क्वायर डिवाइड बाय में V स्क्वायर। ठीक है, ये पीआई है आपका P ऑब्जर्व के अंदर हमने ये ऐड कर दिया। ठीक है, अब प्रेशर के अंदर करेक्शन होगी, ये प्रेशर करेक्शन टर्म है, प्रेशर करेक्शन टर्म, दिस इज प्रेशर करेक्शन टर्म। ठीक है, अब आपने प्रेशर करेक्शन टर्म देख ली, वॉल्यूम के अंदर करेक्शन कर ली, बस अब तो हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो जब आप VI एंड PI की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो ना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ VI एंड PI, जब आप VI और PI की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे किसके अंदर? लिखो तो सही यहाँ पे, इन PV इज इक्वल्स टू NRT। जब आप वैल्यू VI और PI की वैल्यू जब आप उसमें पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, PV इज इक्वल्स टू NRT, तो क्या बनेगा? P प्लस में AN स्क्वायर डिवाइड बाय में V स्क्वायर इंटू में V माइनस NB इज इक्वल्स टू NRT। ठीक है, ये क्या बन जाती है हमारी? दिस इज द वैन डर वाल्स इक्वेशन, वैन डर वाल्स इक्वेशन। ठीक है, ये वैन डर वाल्स इक्वेशन की डेरिवेशन है। आई होप आपको पूरी की पूरी डेरिवेशन समझ में आई है। आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि आप मतलब पूरी डेरिवेशन आपको लर्न करना जरूरी नहीं है, पर वैन डर वाल इक्वेशन तो आपको लर्न होनी चाहिए। B किसके इक्वल होता है? B इज इक्वल्स टू 4V के इक्वल। VI किसके इक्वल होता है? PI किसके इक्वल होता है? ठीक है, ये बस कुछ टर्म्स है जो आपको लर्न करनी है, अदरवाइज पूरी डेरिवेशन आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं वैन डर वाल जो कांस्टेंट थे A एंड B, उसकी सिग्निफिकेंस, मतलब वो उनका क्या सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस ऑफ A एंड B। वैन डर वाल्स कांस्टेंट है ना, इनकी सिग्निफिकेंस स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम सिग्निफिकेंस स्टडी करते हैं A की। A क्या मेजर करता है? A जो है, इट्स वैल्यू इज अ मेजर ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ गैस मोलिक्यूल्स या बिटवीन गैस मोलिक्यूल्स। ठीक है, A क्या मेजर करता है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस में भी अगर आप वैल्यू पुट करोगे, मतलब डायरेक्ट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस में तो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी आते हैं। तो ये क्या मेजर करता है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए जितना ज्यादा A की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन द मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा A की वैल्यू उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? मॉलिक्यूल्स के बीच में। A किसके इंडिपेंडेंट होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर के बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये था A का मतलब कि A जो है हम वैन डर वाल्स कांस्टेंट क्यों यूज कर रहे थे। अब B का देखते हैं। B जो है
बी किसके इक्वल होता है? बी इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल बताता है। इट शोज इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का इफेक्टिव साइज बताता है कौन? बी। ठीक है, इफेक्टिव साइज ऑफ मॉलिक्यूल की हमने स्टडी किया था ना, बी इज इक्वल्स टू 4v, जिसको हम बी को क्या कहते हैं? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहते हैं, को वॉल्यूम भी कहते हैं। ठीक है, तो बी इज इक्वल्स टू क्या बताता है हमें? इफेक्टिव साइज ऑफ दी मॉलिक्यूल बताता है। ठीक है, अब ये तो होगी इनकी सिग्निफिकेंस। अब हम स्टडी करते हैं इनकी यूनिट क्या होती है। देखो यूनिट निकालना इनकी बहुत ज्यादा आसान है। यूनिट्स ऑफ ए एंड बी अगर आप कैलकुलेट करोगे, यूनिट्स ऑफ ए एंड बी, देखो सबसे पहले हम ए की यूनिट कैलकुलेट करते हैं। अब आपको पता है ना P किसके इक्वल होता है? ए एन स्क्वायर डिवाइड बाय में बी स्क्वायर। अब यहां से आप A की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो पी वी स्क्वायर डिवाइड बाय में एन स्क्वायर होगी। P की वैल्यू आप पुट करोगे, अब यहाँ पे ATM में होता है, ये किसके अंदर होता है? लीटर स्क्वायर में। ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? लीटर स्क्वायर। और n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ये किसका हो जाएगा? मोल का स्क्वायर। तो किसके इक्वल आ जाएगा? ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। ये किसकी यूनिट हो जाती है? दिस इज द यूनिट ऑफ A। ये किसकी यूनिट है? A की यूनिट है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप B की यूनिट कैलकुलेट करोगे, सेकंड B की यूनिट अगर आप कैलकुलेट करते हो तो हमें पता है V इज इक्वल्स टू NB होता है। मतलब कि B किसके इक्वल हो गया? V अपॉन में N के इक्वल हो गया। V मतलब कि लीटर, N मतलब कि मोल, तो इसकी यूनिट क्या होगी? लीटर पर मोल। ठीक है, तो A की यूनिट क्या होती है? ATM लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, और B की यूनिट क्या होती है? लीटर पर मोल होती है। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ रियल गैस। ठीक है, कि रियल गैस कैसे बिहेव करती है लो प्रेशर पे, मॉडरेट प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, किस तरीके से बिहेव करती है। तो बिहेवियर ऑफ रियल गैस एट, सबसे पहले देखते हैं लो प्रेशर। बहुत ज्यादा लो प्रेशर रखा हमने। ठीक है, बहुत ज्यादा। देखो जब आपने प्रेशर लो रखा है मतलब कि आपका P इज वेरी लो। अब हमें पता है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P है। जब P कम है तो V बहुत ज्यादा लार्ज है, मींस V इज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा लार्ज है V तो। ठीक है, P जब कम है तो V आपका बहुत ज्यादा लार्ज है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? A बाय V का जो स्क्वायर है वो किसके? वो भी बहुत ज्यादा स्मॉल है। जब आपका P कम है तो इसका मतलब आपका जो V है, वॉल्यूम है, वो बहुत ज्यादा लार्ज है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो A बाय वी स्क्वायर टर्म थी, ऐसे होता है ना P प्लस में AN स्क्वायर डिवाइड बाय V स्क्वायर इनटू में V माइनस NB इज इक्वल्स टू NRT, ये इक्वेशन थी ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? A बाय में V स्क्वायर। जब आपका P बहुत ज्यादा कम है, P बहुत ज्यादा कम है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? ये वाली वैल्यू भी बहुत ज्यादा छोटी होगी। ठीक है, छोटी होगी, इसका मतलब क्या है? देयरफॉर कैन बी नेग्लेक्टेड, इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब V बहुत ज्यादा बड़ा है, V बहुत ज्यादा बड़ा है पर P बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए जो आपका B होगा, B कैन ऑल्सो बी नेग्लेक्टेड, B भी नेग्लेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब दोबारा लिख के देख लेना आप। ठीक है, तो जब आपका P बहुत ज्यादा कम है तो V इसका मतलब बहुत ज्यादा लार्ज है, मतलब कि A बाय वी स्क्वायर आपका बहुत छोटा है और इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब V आपकी इतनी ज्यादा लार्ज है, V माइनस एन भी होता है ना ऐसे V, जब V बहुत ज्यादा लार्ज है तो ये बहुत ज्यादा छोटा होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू, इसलिए हम इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपकी जो वंडरवॉल इक्वेशन होगी, ऐसे लिखो वंडरवॉल इक्वेशन, वो क्या बन जाएगी? देयरफॉर वंडरवॉल्स इक्वेशन क्या बन जाएगी? PV इज इक्वल्स टू RT बन जाएगी। ठीक है, लो प्रेशर पे, एट लो प्रेशर, बहुत ज्यादा कम प्रेशर है, मतलब कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई है, हाई वॉल्यूम है, इसलिए जो वॉल्यूम के साथ टर्म थी वो बहुत ज्यादा छोटी होगी, नेग्लेक्ट कर दिया। अब वॉल्यूम इतनी ज्यादा बढ़ेगी, P के साथ जो V वाली टर्म थी उसको भी हमने नेग्लेक्ट करना पड़ा, इसलिए जो आपकी वंडरवॉल इक्वेशन है वो होती तो ऐसे है, P प्लस में A बाय वी का स्क्वायर इनटू में V माइनस B इज इक्वल्स टू RT, ऐसे होती है। पर हमने क्या किया? A बाय वी स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो क्या बच गया? PV इज इक्वल्स टू RT बच गया। ठीक है, इसलिए जो हम ऐसे कहते हैं कि वेरी लो प्रेशर पे ना जो रियल गैस होती है वो कैसे बिहेव करती है? आइडियल गैस के लिए। ठीक है, दैट्स व्हाई एट लो प्रेशर रियल गैस बिहेव एज
आइडियल गैस। इसलिए जो रियल गैस होती है वो कैसे बिहेव करती है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं मॉडरेट प्रेशर पे। मॉडरेट प्रेशर का क्या कुछ होता है, देखो एट मॉडरेट प्रेशर मतलब कि प्रेशर इतना ज्यादा स्मॉल भी नहीं है और इतना ज्यादा लार्ज भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, वी कम है, मतलब हम लार्ज कंसीडर करते हैं थोड़ा सा, तो इसका मतलब वॉल्यूम कम है। अब वॉल्यूम कम है इसका मतलब A बाय वी स्क्वायर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। देखो इसको आप सिर्फ ये ध्यान रखा करो, इनटू में V माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी, बस इसके बेसिस पे आप चलो। ठीक है, कि जब आपका V बहुत ज्यादा कम है, V बहुत ज्यादा कम है, इसका मतलब हम A बाय वी स्क्वायर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि A बाय जो वी स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू का क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, इसलिए इस टर्म को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ B को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, B कैन बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि प्रेशर थोड़ा हाई है ना, लार्ज है, थोड़ा सा मॉडरेट है, तो इसलिए B को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब वन डे वॉल इक्वेशन क्या बनेगी, देखो P प्लस में A बाय वी स्क्वायर इंटू में V माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी होती है, जिसमें से आपने कौन सी टर्म को नेग्लेक्ट किया है, B को नेग्लेक्ट किया है, B को नेग्लेक्ट कर दिया, तो बस इसको करो PV प्लस में ये A बाय वी हो जाएगा इज इक्वल्स टू आर टी हो जाएगा। ठीक है, अब PV इज इक्वल्स टू, यहाँ अब प्लस में, अब आप वहां जब जाओगे तो माइनस में ले जाओ, PV इज इक्वल्स टू आर टी माइनस में A बाय वी। अब आप पूरी टर्म को डिवाइड कर दो आर टी से, तो ये PV बाय आर टी बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये A बाय वी आर टी। ठीक है, PV बाय आर टी किसके इक्वल होता है, Z की, Z इज इक्वल्स टू क्या बन गया, 1 माइनस में दिस, तो ये क्या आ जाता है आपके पास, वन डे वॉल्स इक्वेशन आपकी ये आ जाती है 1 माइनस में A बाय वी आर टी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, Z की वैल्यू यहाँ पे कम ही है, मतलब कि क्या है, Z इज लेस देन 1। Z इज लेस देन 1 का क्या मतलब होता है, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता है ना, Z इज लेस देन 1 का मतलब क्या, नेगेटिव डेविएशन। इसलिए हमने ग्राफ में ऐसे नहीं स्टडी किया था, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए तो ऊपर था हाइड्रोजन एंड हीलियम, लेकिन जब हम CO के लिए ग्राफ बना रहे थे, CH4 के लिए बना रहे थे, तो नेगेटिव डेविएशन आ रहा था पहले। नेगेटिव डेविएशन इसी वजह से आता है। ठीक है, क्योंकि Z की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और Z किसके इक्वल होता है, 1 माइनस में A बाय में वी आर टी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब आपने प्रेशर को इंक्रीज किया है तो आपकी वॉल्यूम डिक्रीज हुई है, जिस वजह से आपका जो A बाय आर टी वी की वैल्यू हुई है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, जैसे आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज करी, देयरफॉर A बाय आर टी वी की वैल्यू इंक्रीज हुई। ठीक है, तो ये जो केस था ये किसका था, मॉडरेट प्रेशर का केस था। अब हम स्टार्ट करते हैं हाई प्रेशर का केस, बिहेवियर ऑफ रियल गैस एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे रियल गैस कैसे बिहेव करती है, देखो हाई प्रेशर, प्रेशर हाई का मतलब बहुत ज्यादा, P इज वेरी हाई, P बहुत ज्यादा हाई है, इसका मतलब क्या है, V बहुत स्मॉल है, V सो स्मॉल, V की वैल्यू तो बहुत ज्यादा छोटी है, इसका मतलब क्या है, V A बाय वी स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब ये A बाय वी स्क्वायर तो नेग्लेक्ट हो सकता है, लेकिन B को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसे थी ना, P प्लस में A बाय वी स्क्वायर इंटू में V माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई, इसका मतलब वॉल्यूम, इसका तो देखो आप बॉयज रूल से कर लिया करो कि प्रेशर हाई है तो वॉल्यूम तो हमेशा कम होना है। ठीक है, अब वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है क्या मतलब क्या, A बाय वी स्क्वायर जो है वो भी बहुत ज्यादा छोटी होगी, इसका मतलब हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम B को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, देयरफॉर B को तो नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए वन डे वॉल इक्वेशन क्या बनेगी, देखो ऐसे होती है, यहीं पे सॉल्व करते हैं, P प्लस में A बाय, अब क्या नेग्लेक्ट है, A बाय वी स्क्वायर नेग्लेक्ट किया जा सकता, तो इस ये क्या बनेगी, P इंटू में V माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी, मतलब कि PV माइनस PB इज इक्वल्स टू आर टी, मतलब कि PV इज इक्वल्स टू आर टी प्लस में PV। अब जो आप डिवाइड करोगे पूरे को आर टी से, तो PV डिवाइड बाय आर टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस में PV। अब PV डिवाइड बाय आर टी को क्या लिख सकते हैं, हम Z लिख सकते हैं, तो Z इज इक्वल्स टू 1 प्लस में PV। Z की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 प्लस में, सॉरी यहाँ पे आर टी से डिवाइड तो नहीं किया, PV डिवाइड बाय में आर टी।
z की क्या वैल्यू होगी 1 प्लस में pv डिवाइड बाय में rt। इसका मतलब क्या है z इज ग्रेटर देन 1। z ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि प्रेशर इंक्रीज करोगे तो pv बाय में rt की वैल्यू भी इंक्रीज होएगी। प्रेशर इंक्रीज करोगे तो pv बाय में rt की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ठीक है, इसीलिए आप जब ऐसे ग्राफ बनाते हो तो जैसे नीचे पहले मिनिमा आता है, उसके बाद कंटिन्यूअस मैक्सिमा चलता है ना ऊपर CH4 के लिए कंटिन्यूअस मैक्सिमा चलता है, पॉजिटिव डेविएशन चलता है। तो किसके जैसे बनता है, क्योंकि z की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है 1 पे एट हाई प्रेशर। ठीक है, ये प्रेशर होता है तो प्रेशर बहुत ज्यादा, ये लो प्रेशर है, ये मॉडरेट प्रेशर है, हाई प्रेशर, इसका मतलब हाई प्रेशर पे जो z की वैल्यू वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहती है। ठीक है, अब हम लास्ट केस डिस्कस करते हैं इसका एट हाई टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर पे क्या होता है देखो, टेम्परेचर, अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के, मतलब ये हाई है तो मतलब V भी हाई होगा, तो V की वैल्यू तो बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, इसका मतलब आप A बाय वी स्क्वायर एंड B को तो नेग्लिजिबल हो गया, R नेग्लिजिबल, ये दोनों टर्म्स तो नेग्लिजिबल होगी। अब इन दोनों को नेग्लिजिबल होगी तो देखते हैं, देखो P प्लस में A डिवाइड बाय वी स्क्वायर इंटू में V माइनस B इज इक्वल्स टू RT, मतलब कि ये भी नेग्लिजिबल हो गया और ये भी नेग्लिजिबल हो गया, मतलब क्या बन गई PV इज इक्वल्स टू RT वाली ही इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर हम ऐसे कहते हैं ना, एट मींस मतलब हेंस एट हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस, रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस। ठीक है, हमें पता है कि दो कंडीशन होती है जब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। वो कौन सी कंडीशन है, टेम्परेचर तो आपका हाई होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए और लो प्रेशर होना चाहिए। तो हमने लो प्रेशर का भी केस डिस्कस कर लिया कि ऐसा क्यों होता है कि रियल गैस क्यों बिहेव करती है आइडियल गैस की तरह, हेंस प्रूव हो गया। और हाई टेम्परेचर पे भी हमारा प्रूव हो गया कि रियल गैस क्यों बिहेव करती है एज अ आइडियल गैस। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस एट डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हमने ये तो समझ लिया कि z ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिव डेविएशन क्यों आ रही है, नेगेटिव डेविएशन क्यों आ रही है। ठीक है, रियल गैस बिहेव क्यों करती है आइडियल गैस की तरह, ये भी। पर आपने ये नहीं समझा कि इसके अंदर हमेशा हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए ये मिनिमा क्यों नहीं आ रहा है, ये डायरेक्टली ऐसे क्यों जा रहा है, हाइड्रोजन एंड हीलियम के केस में मिनिमा क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तब हम वो डिस्कस करते हैं, इनका एक एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है। ठीक है, तो यहां लिखोगे एक्सप्लेनेशन फॉर एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। देखो हाइड्रोजन एंड हीलियम का साइज ना बहुत ज्यादा छोटा होता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। अब इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा है, इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इसके अंदर है ही नहीं, दे नेग्लिजिबल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। ठीक है, नेग्लिजिबल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका मेजर होता है, ए, देयरफॉर ए इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल होगा ये तो, क्योंकि ए ही तो बताता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ए मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, मतलब कि ए की वैल्यू भी बहुत ज्यादा कम है, देयरफॉर ए बाय में वी स्क्वायर इज नेग्लिजिबल। ए बाय में वी स्क्वायर क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो हम वैल्यू पुट करके देखो, पी प्लस में ए बाय वी स्क्वायर इनटू में वी माइनस बी इज इक्वल्स टू RT। ठीक है, तो ए बाय वी स्क्वायर तो नेग्लिजिबल है, तो P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल्स टू RT आ गया। तो PV माइनस PB इज इक्वल्स टू RT आ गया, मतलब कि PV इज इक्वल्स टू RT प्लस में PB आ गया। डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय RT, तो PV बाय RT इज इक्वल्स टू 1 प्लस में PB बाय में RT आ गया। PV बाय RT को क्या लिख सकते हैं हम, Z लिख सकते हैं, Z। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, Z हमेशा, Z की वैल्यू कैसे होगी, Z की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, मतलब कि हमेशा पॉजिटिव डेविएशन ही आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, इस वजह से जो आप ग्राफ बनाओगे तो Z वर्सेस P का, तो वो कैसे होता है, हाइड्रोजन और हीलियम का हमेशा ही पॉजिटिव डेविएशन आता है, नेगेटिव डेविएशन आती ही नहीं। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है व्हाई इज इट सो। ठीक है,
तो यहाँ तक जो है हमने जितना भी स्टडी करना था ना वंडर वॉल्स इक्वेशन के बारे में, आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा हमारा कुछ रहता है। ठीक है, बस हमें क्वेश्चन डिस्कस करने बाकी हैं, तो अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक बारी सारे के सारे, सो दैट फिर हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा वंडर वॉल्स इक्वेशन, और आप और भी उससे अलग भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, रियल गैस मोस्ट क्लोजली अप्रोचेस बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती है? हमें पता है प्रेशर बहुत ज्यादा लो होना चाहिए और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। अब आप वो वाला केस देख लो जिसमें लोएस्ट टेम्परेचर हो। यहाँ पे 15 atm है, यहाँ 1 atm है, यहाँ 0.5 है, यहाँ 15 atm है। सबसे लोएस्ट टेम्परेचर, सबसे लोएस्ट प्रेशर है ये। ठीक है, हाईएस्ट टेम्परेचर हो, हाईएस्ट टेम्परेचर, अब देखो इन ये हो सकता है, पर लोएस्ट प्रेशर होना चाहिए, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन क्या है? करेक्ट। ठीक है, तो रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती है? लो प्रेशर होना चाहिए तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तो आप बस ये चेक कर लो कि कौन से ऑप्शन में लोएस्ट प्रेशर और हाईएस्ट टेम्परेचर हो, तो तब बिहेव करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज मोर डेविएशन इन बिहेवियर ऑफ रियल गैस। कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जब ज्यादा डेविएशन होता है बिहेवियर ऑफ रियल गैस फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन? तो आप जब प्रेशर हाई कर दोगे एंड टेम्परेचर को लो कर दोगे, तब आपका जो है वो बिहेवियर मतलब डेविएशन ज्यादा शो होगा। ठीक है, कौन सी कंडीशन पे? लो प्रेशर एंड सॉरी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताना है टर्म दैट अकाउंट्स फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन वंडर वॉल्स इक्वेशन फॉर नॉन आइडियल गैस। ठीक है, मतलब कि वो वाली टर्म जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को रिप्रेजेंट करती है। नॉन आइडियल गैस का क्या मतलब है? नॉन आइडियल गैस का मतलब रियल गैस। इसका मतलब क्या है? रियल गैस। रियल गैस के लिए हमने स्टडी किया था RT नहीं है, V माइनस B नहीं है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का क्या मतलब है? जो कि A था, A रिप्रेजेंट कर रहा था ना इंटरमोलिकुलर, तो A। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा? P प्लस में A बाय में V स्क्वायर। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन A में था ना, तो जो ऑप्शन थर्ड होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एट हाई प्रेशर वंडर वॉल्स इक्वेशन रिड्यूसेस टू। हमने अभी स्टडी किया, आप जाके अपने नोट्स में चेक करो, हाई प्रेशर के ऊपर वंडर वॉल इक्वेशन की क्या वैल्यू थी? वैल्यू क्या थी? PV इज इक्वल्स टू RT प्लस में PV, ये वैल्यू थी ना। PV इज इक्वल्स टू RT प्लस में PV, ये वैल्यू थी। ठीक है, तो हाई प्रेशर के ऊपर वंडर वॉल्स इक्वेशन। अगर आपको कोई और जैसे आपको पूरा सॉल्व करके बताना है तो आप ऐसे करोगे, डिवाइड बाय में 1। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड बाय में RT, आप ये वैल्यू भी बता सकते हो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको वैसे क्या है? PV इज इक्वल्स टू RT प्लस में PV, ये वैल्यू थी आपकी। ठीक है, आपके नोट्स में मेंशन है, अभी हमने डिस्कस किया हाई प्रेशर के ऊपर वंडर वॉल्स इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Z फॉर आइडियल गैस। Z मतलब कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना होता है आइडियल गैस के लिए? Z इज इक्वल्स टू 1 होता है ना, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिखो, 1 पुट करो। ठीक है, क्योंकि देखो हमने ग्राफ के अंदर डिस्कस किया था कि यहाँ क्या होता है? Z इज इक्वल्स टू 1 होता है। किसके लिए होती है? आइडियल गैस के लिए होती है। ठीक है, तो ग्राफ के अंदर हमने डिस्कस किया ना, तो Z फॉर आइडियल गैस किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Z फॉर रियल गैस एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के ऊपर क्या वैल्यू होती है Z की रियल गैस के लिए? इसकी क्या वैल्यू होती है? 1 प्लस में PB डिवाइड बाय में RT। ठीक है, Z मतलब कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये हमने हाई प्रेशर, यही वाला केस है। ये दोनों क्वेश्चन सेम से ही है, पर यहाँ पर आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू, ये भी आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि Z की वैल्यू रियल गैस के लिए हाई प्रेशर पे क्या होगी, आप चेक कर लेना। ठीक है, एट हाई प्रेशर हमने ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू पूछी गई है, यहाँ पे आपको वंडर वॉल्स इक्वेशन की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो Z फॉर रियल गैस एट हाई प्रेशर किसके इक्वल होता है? 1 प्लस में PB डिवाइड बाय में RT के। वंडर वॉल्स इक्वेशन एट लो प्रेशर। अब आप मेरे को ये क्वेश्चन पहले पॉज करो वीडियो को, उसके बाद आप चेक करो नोट्स में क्या वैल्यू थी लो प्रेशर के ऊपर वंडर वॉल्स इक्वेशन की। क्या थी? Z इज इक्वल्स टू 1 माइनस में A बाय में RTV, ये वैल्यू थी ना। वंडर वॉल्स इक्वेशन एट लो प्रेशर क्या वैल्यू थी? Z इज इक्वल्स टू 1 माइनस में A बाय में RTV। अब आपको पता चल गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो थ्योरेटिकल पार्ट आएगा, कुछ चीजें ही आपको लर्न करनी है। वैसे जो हमने लास्ट वाला पार्ट डिस्कस किया था, एट हाई टेम्परेचर, वेरी लो प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर, ठीक है, और हाई प्रेशर, इन वाली जो वैल्यूज आई हैं, Z की वैल्यूज आई हैं, ये सब आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, वंडर वॉल्स इक्वेशन लर्न होनी चाहिए। A क्या होता है, B क्या होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, A की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या यूनिट होती है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आपको लर्न करनी है, डेरिवेशन पूरी लर्न करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, वंडर वॉल्स कांस्टेंट फॉर NH3, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दिया आपको रिस्पेक्टिवली, विच गैस विल लिक्विफाई इजीली।
अब सबसे पहले तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर ए की वैल्यू गिवन है या बी की वैल्यू गिवन है, क्योंकि वंडरवॉल कांस्टेंट तो ए भी होता है बी भी होता है। तो आप कैसे चेक करोगे? यूनिट से चेक करोगे। आप अपने नोट्स में चेक करो, ये यूनिट किसकी थी? ये यूनिट है ए की। ए की यूनिट है। ए क्या होता है? ए क्या रिप्रेजेंट करता है? ए रिप्रेजेंट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या? ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही जल्दी वो लिक्विफाई हो जाएगी। ए की वैल्यू सबसे ज्यादा क्या है? 4.17। वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? NH3। आंसर क्या हो जाएगा? NH3। देखो, ए की वैल्यू ज्यादा मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स पहले ऐसे हैं, अब लिक्विड में तो गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास ही आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि विच गैस विल लिक्विफाई इजीली, मतलब किसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है जिसकी वजह से जल्दी से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ए की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो गैस उतनी ही जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो किसकी वैल्यू है ए की ज्यादा? NH3 की है ना, 4.17। इसलिए इस एक क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? NH3, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चंस है जो आप सॉल्व करोगे, ठीक है, अपने आप से, और मुझे इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर बताओगे। मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द, मतलब इन सब गैसेस में से किसके अंदर मैक्सिमम डेविएशन होगी। और सेकंड क्वेश्चन है, एक गैस है 350 केल्विन टेम्परेचर पे 15 बार प्रेशर पे जिसकी मोलर वॉल्यूम 20% स्मॉलर है देन दैट फ्रॉम आइडियल गैस अंडर सेम कंडीशन। आपको इन सब में से चूज करना है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आप मेरे को इसका आंसर बताओगे। एंड ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नीट में आए हुए हैं। तो आई होप आप सब से सॉल्व करोगे, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको चैप्टर मतलब ये ओवरऑल जो हमने कंप्लीट कर ही दिया है तो आपको समझ में आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।